गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने वॉर्स पढ़ी। आज इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो प्रशासन था, वो किस तरीके से चलाया जाता था, उसका ढांचा क्या था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ नंबर ऑफ एक्ट्स। बंगाल पर विजय हासिल करने के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसने बहुत सारे एक्ट्स जो थे वो लगातार पास किए। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें सबसे पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस एक्ट प्लेस द एक्शंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एक्ट के अंतर्गत जो भी डायरेक्टर्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके जो काम थे वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गए और उन एडमिनिस्ट्रेशन जो था बंगाल का, उसको देखने के लिए गवर्नर जनरल और 4 काउंसलर जो थे वो अपॉइंट किए गए। उनका काम क्या था, जो बंगाल में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उस सब की देखरेख करना। उसके बाद सेकेंड एक्ट था द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। It was passed to overcome the drawbacks of the regulating act. पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक्स के कारण पास किया गया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसे पिट्स इंडिया एक्ट पास करना पड़ा। अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 members was created, which included a secretary of state from the British cabinet. इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था जिसमें 6 मेंबर्स थे और इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश कैबिनेट का उसे इंक्लूड किया गया था। द एक्ट पुट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड अ 3 member काउंसिल। इस एक्ट में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था भारत का, वो सारा का सारा गवर्नर जनरल्स के हाथों में आ गया और इसके अलावा जो काउंसिल के 3 members थे उनको भी इस एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख सौंपी गई। नेक्स्ट एक्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1786। द चार्टर एक्ट ऑफ 1786 gave the governor general the power of act against the majority of council in special cases. द चार्टर एक्ट ऑफ 1786 के अकॉर्डिंग इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर को बढ़ाया गया और जो स्पेशल केसेस में जो काउंसिल होती थी उसके अगेंस्ट, मतलब उसकी जो मेजॉरिटी थी उसके अगेंस्ट गवर्नर जनरल को पावर थी कि वो किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकता है। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर इंडियाज ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड and the trade was thrown open to investment from private bodies in Britain. चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार मोनोपोली यानी कि जो एकाधिकार था कंपनी का, वो पूरी तरीके से भारत व्यापार पर ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया और जो ट्रेड था यानी कि व्यापार जो था उसमें ब्रिटेन की सभी बॉडीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरी तरीके से छूट दे दी। उसके बाद नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। In this act ended the English East India Company's trade in tea with China. इसमें चाय का जो व्यापार था वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना के साथ ख़त्म कर दिया गया। द गवर्नर जनरल हाउ बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। सिविल सर्विस, आर्मी एंड जुडिशरी कंप्राइज द मेन पिलर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में सिविल सर्विस, आर्मी और जुडिशरी कंप्राइज यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था थी वो सबसे मेन पिलर्स थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की और इन्हीं के बेस पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने काफ़ी सालों तक इंडिया पर रूल किया। उसके बाद नेक्स्ट है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। लॉर्ड कॉर्नवालिस रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है
उनको पूरा श्रेय जाता है, उन्हीं को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कहा जाता है। कॉर्नवालिस स्टॉप्ड द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट ट्रेड। उन्होंने जो प्राइवेट ट्रेड था यानी कि प्राइवेट व्यापार जो था उस पर रोक लगाई। रिप्लेस द करप्ट, डिसलॉयल एंड सेल्फ सीकिंग ऑफिसर्स विद वेल एजुकेटेड, ऑनेस्ट, वेल पेड सिविल सर्वेंट्स लॉयल टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉर्नवालिस ने क्या किया, जितने भी करप्ट और डिसलॉयल और सेल्फ सीकिंग यानी कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, स्वार्थी जितने भी ऑफिसर्स थे, उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे वेल एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोगों को रखा और उनके बदले उनको बहुत ही अच्छा पेमेंट जो था वो दिया जाता था ताकि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार बने रहें। ही ऑल्सो रेज्ड देयर सैलरी टू ₹1500 पर मंथ। इसके अलावा जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने जो सिविल सर्वेंट्स थे उन सबकी सैलरी 1500 रुपये पर मंथ बढ़ा दी। इन 1800 वेल्जेली इस्टेब्लिश फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकाटा टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन लोकल लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स। 1800 में वेल्जेली जो थे उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में, जहाँ पर सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाता था लोकल लैंग्वेज में और उन्हीं के कस्टम्स में। इन 1806 हेलीबरी कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश इन इंग्लैंड टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स। जैसे भारत में फोर्ट विलियम कॉलेज था, सेम वैसे ही 1806 में हेलीबर्ग कॉलेज जो था उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया इंग्लैंड में। यहाँ पे भी जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेन किया जाता था। द आईसीएस एक्ट ऑफ 1861 इस्टेब्लिश द इंडियन सिविल सर्विस। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे से चल सके उसके लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट जो थे वो 3 पार्ट में डिवाइड थे, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और जज। कलेक्टर का काम क्या होता था, कलेक्ट रेवेन्यू। कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। मजिस्ट्रेट जो था वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था और ये कोई देखता था कि लॉ और ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से माने जाएं। और तीसरा है जज। जज का काम होता था एडमिनिस्टर जस्टिस यानी कि न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखना। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।